गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट आज की वीडियो लेक्चर से हम एक नया चैप्टर सिविक्स 7 चैप्टर हम इसे शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम इज अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ओके, इस चैप्टर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक टॉपिक्स हम कौन कौन से कवर करेंगे। तो लेट्स सी दोस थिंग्स। सबसे पहले हम चैप्टर के इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीन्स मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द आदिवासीज। तो हम पता लगाएंगे कि आदिवासीज थे कौन या आदिवासीज होते क्या है। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द आदिवासीज एंड द स्टीरियोटाइपिंग। तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द आदिवासीज एंड द डेवलपमेंट, मीन्स ये जो आदिवासी कम्युनिटी है उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द माइनॉरिटीज एंड द मार्जिनलाइजेशन। कुछ को हम माइनॉरिटीज मानते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की हम बार बार बात करते हैं। तो माइनॉरिटीज क्या होते हैं, ठीक है, एंड दे आर कंसिडर्ड द मार्जिनलाइज्ड पर्संस। इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। फिर हम मुस्लिम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। एंड एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंक्लूड द होल चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है, तो आई थिंक सो वी विल ट्राई टू फिनिश इट इन जस्ट ओनली सिंगल वीडियो। तो कोशिश करेंगे सिंगल वीडियो में से कवर करने, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट द थिंग्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। पहले हमें इसी प्रोसेस का पता होना चाहिए, तभी तो हम पता लगाएंगे कि चैप्टर क्या है, ठीक है। अगर मैं मार्जिनलाइजेशन की बात करता हूं, इट मींस व्हेन ग्रुप ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज दे आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेजॉरिटी। मींस इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ व्यक्तियों के ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को हम मेन जो सोसाइटी की स्ट्रीम है इससे अलग कर देते हैं। और वो हमसे डिफरेंट कैसे होते हैं? अपने लैंग्वेज, कस्टम एंड रिलीजन के बेस्ड पे, ठीक है। वो जो प्रोसेस होती है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मार्जिनलाइजेशन। इसका मतलब नॉर्मली क्या हुआ कि हमारी जो मेन सोसाइटी है, मेन चैनल और जो सोसाइटी का है, मेन स्ट्रीम जो सोसाइटी की है, उसमें हमने क्या किया, कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल या कुछ पीपल को या किसी कम्युनिटी को हमने अपनी सोसाइटी के मेन चैनल से बाहर निकाल दिया। एंड वी एक्सक्लूड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज, कल्चर, यू कैन से कस्टम एंड रिलीजन। वो आपका ग्रुप मार्जिनलाइज ग्रुप कहलाता है और इसी प्रोसेस को मार्जिनलाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किस आधार पे हम इनको अलग करते हैं, ये व्यक्ति डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हैं तो ये डिफरेंट सोशल ग्रुप माने जाते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके रहने का तरीका, वो सब डिफरेंट होता है। तो नॉर्मल हम ये भी देख सकते हैं कि जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है वो हमेशा क्या करता है, वो डोमिनेट करता है इन माइनॉरिटीज के ऊपर। वो हमेशा उन्हें को विक्टिमाइज करता है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। सो दे आर द सब्जेक्टेड टू अनइक्वल ट्रीटमेंट बाय द डिफरेंट मैनर ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। हमेशा जो डोमिनेंट पार्ट होता है, जो मेजॉरिटी होती है, वो डोमिनेशन करती है और उनको अनइक्वल मैनर से ट्रीटमेंट करता है, मींस उनको इंफीरियर साबित करने की कोशिश की जाती है। वो चीज जो होती है वो ये जो मार्जिनलाइज पर्संस होते हैं वो हमेशा फेस करते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इंडिया में जो ये मार्जिनलाइजेशन प्रोसेस है वो कास्ट के बेस पे है। नॉर्मली इंडिया के अंदर कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। धर्म तो हम अपनाते हैं, धर्म की बात भी कर सकते हैं, रिलीजन की बात भी करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं। बट सिंगल एक रिलीजन की अगर हम बात करते हैं, उस रिलीजन में भी डिफरेंट कास्ट बनी हुई है और उन्हीं कास्ट के अंदर एक मेजॉरिटी में है, एक माइनॉरिटी में है, एक अपर कास्ट है, एक लोअर कास्ट है। अब लोअर कास्ट हमेशा क्या करती है, वो अनक्लास्ड ग्रुप में आ जाती है, उनके साथ हम डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। याद कीजिए पुराने टाइम की बात, अनटचेबिलिटी जैसी सोशल इविल हमारे इंडिया में मिलती थी, जहां पर ये अनटचेबल पीपल, दे आर द एससी एंड एसटीज या ओबीसीज, वो उस एरिया के अंदर नहीं जा सकते थे या उस टेंपल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे जिनको हायर कास्ट जो है यूज करते थे। इवन जिस वेल से, जिस कुएं से या जिस हैंडपंप का पानी अगर हम बात करते हैं, जिस घाट का यूज अपर कास्ट करती थी तो ये लोअर कास्ट के व्यक्ति नहीं कर सकते थे। वो पर्सन मार्जिनलाइज ग्रुप में आते हैं हमारे, और उसी चीज को हम आज इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, जो नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे हु आर द आदिवासीज। आदिवासीज होते क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं आदिवासीज की बात करता हूं, तो आदिवासीज ये वर्ड रेफर करता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मीन्स वहां का ओरिजिनल निवासी जो व्यक्ति हो गया, वो आदिवासी होता है। ये वो कम्युनिटीज होती हैं, दीज आर दोज कम्युनिटीज हु लिव्ड एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव इन अ क्लोज एसोसिएशन विद द फॉरेस्ट। नॉर्मली आपको वो फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी, हायर माउंटेन एरिया में मिलेगी, और ये व्यक्ति हमारी सोसाइटी के जो मेन चैनल्स होता है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, मेन स्ट्रीम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। उनका कल्चर हमारा कल्चर आपस में नहीं मिलता, इसीलिए वो ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां पर जो मेन सोसाइटी के जो दूसरे व्यक्ति है ना, वो एक्सेस ही ना कर पाए। इसीलिए या तो वो जंगलों में देखने को मिलेंगे या माउंटेन एरिया में देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कम्युनिटी जो होती है वो आपकी आदिवासी कहलाती है। हमारी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन जो होती है ना, उसमें से 8% आदिवासी आते हैं, एंड देयर आर नियर अबाउट 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप्स जो कि हमारे इंडिया में है। सारे के सारे अगर मैं बात करता हूँ होमोजेनियस पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। बट इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ टोटल पॉपुलेशन, अगर हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो इंडिया सेकंड प्लेस पे है पूरे वर्ल्ड में आफ्टर चाइना, ठीक है। उस टोटल होल पॉपुलेशन में से 8% पॉपुलेशन इज फ्रॉम द आदिवासीज, यू कैन से फ्रॉम दिस कम्युनिटीज, एंड देयर आर नियर अबाउट 500 डिफरेंट कम्युनिटी आदिवासीज ग्रुप्स, एंड यू कैन से कम्युनिटीज जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर अलग अलग पार्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं मैनी ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपोर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, अगर मैं इन एरियाज की बात करता हूं जहां पर माइनिंग देखने को मिलती है या इंडस्ट्रियल एरियाज देखने को मिलती है, आपको वहां पर कुछ आदिवासी ग्रुप देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं, हमने इंडस्ट्री सेटअप कहां पर करनी शुरू की थी? हमने उस एरिया में शुरू की थी जहां पर हमें मिनरल्स मिल रहे थे, तो वो एरिया फॉरेस्टेड एरिया था, हमने उस फॉरेस्ट को काटा, खत्म किया, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं इंडिया के अंदर बात करता हूं तो कुछ आदिवासी या कुछ कम्युनिटीज इनकी आपको गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर हम उन 7 सिस्टर्स की बात करेंगे, उन 7 स्टेट्स की बात करेंगे, उन सब को के अंदर आपको ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं जैसे कि मैं जम्मू कश्मीर की बात कर लेता हूं, गुज्जर बैकरवाल वहां पर देखने को मिलते हैं। राजस्थान की बात कर लेता हूं तो ऐसे ही वहां पर एक जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो है राइकस। ऐसे ही अगर मैं बात कर लेता हूं महाराष्ट्र की, तो वहां पर आपको धनगर्स मिलते हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं कर्नाटका के कुछ पार्ट की, या आप कह सकते हो आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट की, तो कुर्मस, कुर्बस ये सब देखने को मिलते हैं, ठीक है। बंजारास देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द ट्राइबल पीपल, एंड यू कैन से आदिवासीज। इवन अगर मैं ओडिशा की बात करता हूं तो नियर अबाउट मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको ये डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। आप इनको देख सकते हो, आपके आसपास के एरिया में भी हो सकते हैं कोई ना कोई, ओके। तो दीज आर द आदिवासीज। आगे देख लेते हैं। अगर मैं आदिवासीज की बात करता हूं, वो ट्राइबल मैनर से रहते हैं, मीन्स दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ द ग्रास, ठीक है। तो वो अपने कैटल या हर्ड्स के साथ और अपने पूरे ट्राइब के साथ वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, ठीक है। दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन आल्सो, उनमें से कुछ इस्लाम से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ हिंदू से भी हो सकता है, कुछ क्रिश्चियन से भी हो सकता है, ठीक है। बट नोट डाउन स्टूडेंट्स, ये हुआ कैसे? ये हुआ कि जिस टाइम जिस ग्रुप का अधिकार था, एक टाइम ऐसा था कि हमारे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का अधिकार था, एक टाइम ऐसा था कि हमारे ऊपर ब्रिटिश का अधिकार था, तो इन व्यक्तियों ने क्या किया, इन व्यक्तियों को अपने ही रिलीजन में कन्वर्ट करा दिया। तो उस तरीके से अगर मैं ट्राइबल पीपल की बात करता हूं तो दे आल्सो फॉलो डिफरेंट रिलीजन आल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से वो ट्राइबल पीपल अलग अलग एरिया में मिलते हैं, ठीक है। अब सोसाइटी की बात कर लेते हैं। इनकी इनकी सोसाइटी हमसे बिल्कुल डिफरेंट होती है, इनका कल्चर हमसे डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हमेशा अपनी जो हिरार्की होती है, इट मींस जो अपनी जो अपना कल्चर होता है उस कल्चर के आधार पे ही बात करते हैं, ठीक है। जो सोसाइटी के जो अगर सोसाइटी की मेन स्ट्रीम की बात करते हैं, मेन सोसाइटी की बात करते हैं, उनका कल्चर और हमारा कल्चर बोथ आर डिफरेंट, टोटली देखने में भी डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड दिस मेक्स देम रेडिकल डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड।
एंड ये कई बार कास्ट जो सिस्टम है उसको भी फॉलो करते हैं, बट समटाइम्स देयर मे बी नो कास्ट सिस्टम इन दीज सोसाइटीज आल्सो। मीन्स कास्ट सिस्टम देखने को मिल सकता है, बट मैक्सिमम चांस होता है कि इनके अंदर इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता। अब अगर मैं कल्चर की बात कर रहा हूं तो हम इनके गुड एंड गुडेस की भी बात कर लेते हैं। नॉर्मली आदिवासी जो होते हैं वो नेचुरल जो थिंग्स है उनकी पूजा पाठ करते हैं, अपने एंसेस्टर की पूजा पाठ करते हैं, अपने खुद के जहां पर वो रहते हैं उस एरिया की पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, केवल नॉर्मली ये देखने को मिलता है। बट अगर हम बात करते हैं, हमने ऊपर बात की है कि इनका ट्राइबल रिलीजन भी मिलता है। ठीक है, तो इस आधार पे वो डिफरेंट वर्ग में भी बांटे गए हैं उनके रिलीजन के आधार पे। जैसे कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी, कोई वैष्णव है, कोई भक्ति, इन सब चीजों को फॉलो करता है, कोई बुद्धिस्ट है। तो इस तरीके से ये इन सब चीजों को फॉलो करते हैं। तो इनकी वर्शिप का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है, उनका रिलीजन का तरीका जो है वो भी डिफरेंट है। उनकी खुद की लैंग्वेज जो है वो टोटली डिफरेंट है, उनकी खुद की अपनी कोई लैंग्वेज है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इनकी लैंग्वेज जो है इट वॉज एज ओल्ड एज संस्कृत। इनकी जो लैंग्वेज है वो इतनी पुरानी है जितनी की संस्कृत है। ठीक है, संथालीज एक एग्जांपल दे लेते हैं हम, जो कि आपका हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। अगर मैं बात करता हूँ संथालीज जो है वो एक ग्रुप है। अगर मैं बात करता हूँ, इट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्पीकर्स एंड हैज अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ द पब्लिकेशन आल्सो। ठीक है, तो अगर मैं आदिवासीज की बात करता हूँ, इनकी खुद की अपनी कल्चर है, खुद का अपनी लैंग्वेज है, और वो उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। ओके, अब हम इनके स्टीरियोटाइपिंग की बात कर लेते हैं। स्टीरियोटाइपिंग की, अगर मैं स्टीरियोटाइप्स की बात करता हूँ, these are the characteristics imposed upon the groups of the people because of their race, nationality, and you can say sexual orientation and among others. स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है? ये इम्पोज की गई है कि आपका जन्म इस ग्रुप में हुआ है, इस रेस में हुआ है, इस प्रजाति में हुआ है, तो यू हैव टू फॉलो ऑल द रिचुअल्स एंड कस्टम्स ऑफ दिस सोसाइटी। वो सारी की सारी चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। दिस इज द स्टीरियोटाइप। If you think about the Adivasis, they are the invariably portrayed in a very stereotypical ways, in which colorful customs and you can say headgears and you can say their dancing performance, ये सब जो होती है वो उनको फॉलो करनी पड़ती है जो उनकी खुद की है। Adivasis are blamed for their lack of advancement as they are believed to be resistant to change or new ideas. ठीक है, नॉर्मली ये बात देखने को मिलती है, वो एडवांस नहीं है, टेक्नोलॉजी विकास नहीं हो चुका है या उनके अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई है, क्योंकि वो नए आइडियाज को अपना अडॉप्ट करना ही नहीं चाहते, वो अपने आप को मॉडिफाई करना ही नहीं चाहते। दिस इज द बेसिक रीजन जो उनके आप कह सकते हो बैकवर्ड होने का रीजन है। People believe that the Adivasis are exotic and believed to be primitive and backward background, ये लोगों का मानना है। प्रिमिटिव मेथड्स यूज करना पसंद करती हैं, पुरानी बैकग्राउंड को ही फॉलो करना पसंद करते हैं, नई चीजों, क्योंकि अगर हम इंटरफेयर कराएंगे दूसरी चीजों का तभी तो हमारे अंदर एडवांसमेंट आएगी। अगर कोई भी चीज एडवांस हुई है तो उसके लिए क्या हुआ, अगर हम एडवांस है तो हमने किसी दूसरी चीजों को अडोप्ट किया हुआ है। पर ये चाहते हैं कि दूसरे हमारी सोसाइटी के अलावा, हमारे कल्चर के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर इंटरफेयर ही ना करे। अगर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा तो टेक्निकल एडवांसमेंट कैसे आएगी? तो दे वर ऑलवेज यू कैन से बैकवर्ड, वो हमेशा बैकवर्ड ही रहेंगे जब तक उनके अंदर इंटरफेयर नहीं होगा। एंड दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ देयर यू कैन से बैकवर्डनेस। दिस इज द बेसिक रीजन। ओके, डेवलपमेंट की बात देख लेते हैं आगे। अब अगर मैं बात करता हूं इन कम्युनिटीज की, ये कम्युनिटीज डिपेंड करती है फॉरेस्ट के ऊपर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर फॉर देयर लाइवलीहुड। They have to depend upon those things. So forest play a crucial role in the development of these things, these you can say civilizations. फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है यहाँ पर। फॉरेस्ट इनको प्रोवाइड क्या करता है अगर नॉर्मली बात करते हैं? ठीक है, तो जिस एरिया के अंदर ये रहते हैं उन एरियाज के अंदर अगर मैं बात करता हूं, डिफरेंट इंपॉर्टेंट मेटल्स मिलती है, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड वगैरह। अभी हमने बात की है ना कि ओडिशा में नियर अबाउट 60 टाइप की डिफरेंट ट्राइबल पीपल आदिवासी ग्रुप रहते हैं। हमने ये बात डिस्कस की है ना।
अगर मैं बात करता हूं इसी एरिया की, तो ये उड़ीसा, झारखंड या छत्तीसगढ़ है कहां पर है? दिस आर द प्लेट्यू रीजन्स, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू एरिया में है। एंड अगर मैं प्लेट्यू की बात करता हूं, प्लेट्यू इट्स अ मिनरल हाउस, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स अगर बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इन एरियाज के अंदर मेटल्स और मिलते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा वैल्यूएबल टिम्बर भी मिलती है, ठीक है। फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी मेडिसिन हब्स देखने को मिलती है। डिफरेंट टाइप की जो एनिमल प्रोडक्ट है लाइक हनी, अदर जो लाख हो गया, वैक्स हो गया, वो भी हमें फॉरेस्ट से मिलता है। एनिमल्स डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट टाइप के जो आप बात कर सकते हो एनिमल्स की, ठीक है, जो कि वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं, ठीक है, वो सब आपको फॉरेस्ट में ही मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें फॉरेस्ट से इनको मिलती है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर रहते हैं। तो लाइवलीहुड का बहुत बड़ा सोर्स जो है वो इनका फॉरेस्ट है। पर अगर मैं नॉर्मली बात करता हूं, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इतनी सारी पॉपुलेशन को हमें रेजिडेंशियल एरिया भी प्रोवाइड करना है। इसके अलावा अगर अगर हम बात करते हैं, हमें एग्रीकल्चर थिंग्स भी प्रोवाइड करनी है। तो हम लगातार इनडिस्क्रिमिनेट मैनर से फॉरेस्ट को खत्म करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। अगर फॉरेस्ट कटते चले जाएंगे तो क्या होगा, इन व्यक्तियों के लाइवलीहुड के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आदिवासी की, दे हैड अ डीप नॉलेज अबाउट द फॉरेस्ट आल्सो, उन्हें फॉरेस्ट के बारे में प्रॉपर जानकारी होती है, ठीक है, किधर से कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, इस एरिया में क्या चीज मिलेगी, ये सारे के सारे प्रोडक्ट अगर मैं बात करता हूं, इन आदिवासियों को उन सब चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज होती है। एंड ऑफन एम्पायर्स हैवली डिपेंडेंट ऑन द आदिवासीज, इस चीज के लिए कि वो उस फॉरेस्ट के एरिया के अंदर जा सके, उसके यूज कर सके, वो इन आदिवासीज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मली बात करते हैं, ये आदिवासी क्या है, दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एरिया, वो वहां के नेटिव हैं, उनको पता है किस एरिया में क्या मिलने वाला है। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर आपको वैल्यूएबल टिम्बर्स मिलेगी, ठीक है। तो आप उन सब चीजों को, इन सब एम्पायर्स को, इन आदिवासी जो है इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है उस फॉरेस्ट के लिए, ताकि वो उस फॉरेस्ट में एक्सेस कर सके। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं, आदिवासीज दे आर कंसिडर्ड द मार्जिनल पर्संस, मींस अनडिजायरेबल पर्सन कह सकते हो, अनक्लास्ड पर्सन कह सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग अगर मैं बात करता हूं, इन्हें पावरलेस कम्युनिटी माना जाता है, दे डोंट हैव पावर, ऐसी कम्युनिटी माना जाता है इनको, ओके। बात कर लेते हैं प्री कॉलोनियल टाइम की, बिफोर द ब्रिटिश एम्पायर, हम बात करते हैं उस टाइम की। दे वर जस्ट ओनली ट्रेडिशनली हंटर, they are food gatherer, they live as a nomadic life, they move from one place to another, they usually use shifting cultivation, ये नॉर्मली हमेशा वो करते थे, ठीक है। ये बात थी प्री कॉलोनियल पीरियड की, ओके। पर पिछले 200 साल की बात कर लेते हैं, इनके अंदर काफी चेंज देखने को मिलता है। they have been forced through different economical changes, डिफरेंट फोर्स, फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल जो फोर्स है अब वो यहां पर अप्लाई होने लगी। तो इन व्यक्तियों को एज ए वर्कर के रूप में, मींस प्लांटेशन वर्कर के रूप में, इंडस्ट्रियल वर्कर के रूप में और डोमेस्टिक वर्कर के रूप में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी एक्सेस जो है उस फॉरेस्ट एरिया से खत्म हो चुकी है। अब फॉरेस्ट एरिया से उनकी एक्सेस खत्म होना, इसका मतलब क्या है, अगर फॉरेस्ट एरिया से उनकी एक्सेस खत्म हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है उनका लाइवलीहुड का सोर्स खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से वो पिछले 200 साल से इनमें परिवर्तन आ चुका है। अभी हमने थोड़ी सी बात की थी कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, एग्रीकल्चर एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम इसका क्या करेंगे, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, फॉरेस्ट लगातार क्लियर किए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं। Huge tract of the lands they have gone under the waters of hundreds of the dams that have been built in independent India, काफी लैंड जो है वो क्लियर की गई है,
कहीं पर डैम बना दिए गए हैं, जो डैम बना दिए गए दे वर अंडर द वाटर, सबमर्ज अंडर द वाटर, ठीक है। तो ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ द लैंड्स दे हैव गॉन अंडर द वाटर्स, पानी के अंदर डूब गई है, and losing their lands and access to the forest. It means tribal people, they will lose their main source of the livelihood, and the Adivasis, they have to migrate in the cities. वो cities में migrate करते हैं in search of the work, ताकि वो अपनी livelihood earn कर सके। forest खत्म हो गई, they have to depend for their livelihood just only forest areas, उन्हें forest area के ऊपर depend रहना पड़ता है ना। तो जब ट्राइबल पीपल का फॉरेस्ट एरिया खत्म ही हो गया, अगर मैं बात करता हूं, तो लाइवलीहुड के लिए दे हैव टू माइग्रेट इन द सिटीज। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, दे गेट कोट इन द साइकिल ऑफ द पुअर्टी, डिप्राइवेशन, डिप्राइव्ड है मींस वंचित है, जो बेसिक नेसेसिटी है उनके पास नहीं है, दे हैव टू, दे आर कोट इन द पुअर्टी, पुअर्टी में फंस चुके हैं। 40% of the tribal peoples they live in the rural areas and 30% जो people हैं वो urban areas में रहते हैं, and सारे के सारे अगर मैं बात करता हूँ they are below the poverty line, वो BPL एरिया में आते हैं, below the poverty line आते हैं। रिजल्ट क्या होता है? There are many tribal children who are malnourished, you can say कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। They are illiterate person, लिटरेसी रेट इज टू लो, लिटरेसी रेट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। एंड व्हेन आदिवासीज आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लैंड, तो नॉर्मली हमेशा क्या होता है, जब कभी भी किसी को, अब देखिए आदिवासीज को हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तो पड़ता ही है, वो नेचर के साथ कोप अप करते हैं, उस वजह से जाना पड़ता है, ठीक है। बट कई बार हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, कोई पर्टिकुलर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टैब्लिश करती है, जैसे किसी एरिया के अंदर डैम क्रिएट कर दिया, इस एरिया के अंदर वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वहां पर क्रिएट किया, लाइक डैम वहां पर क्रिएट किया, इट मींस वहां के रहने वाले जो आदिवासी ग्रुप है दे हैव टू मूव फ्रॉम अदर प्लेस, उन्हें किसी दूसरे प्लेस पे जाना पड़ेगा। इट मींस देयर लाइवलीहुड इज फिनिश्ड, सोर्स ऑफ द लाइवलीहुड इज फिनिश्ड टोटली। अब उनका लाइवलीहुड मींस उनका इनकम का सोर्स खत्म हो गया, तो इट मींस दे आल्सो लूजिंग देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम आल्सो, क्योंकि वहां से वो किसी दूसरे एरिया में जाएगा, दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशन देयर आल्सो, जो वहां पर रहते हैं उनके रूल एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे माइनॉरिटीज की, हम बार बार बात करें मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी की। देयर आर सर्टेन ग्रुप्स हु आर कंसिडर्ड द माइनॉरिटीज, ठीक है। अगर मैं माइनॉरिटीज की बात करता हूं, ये उन कम्युनिटीज के लिए बात की गई है जो न्यूमेरिकल मैनर से दे आर स्मॉल इन नंबर्स रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, उनका नंबर जो है, उनकी जो संख्या है वो कम मानी जाती है दूसरी पॉपुलेशन के अपेक्षा। उनके पास अगर बात करता हूं, हमेशा वो किस चीज के लिए प्रयास करते रहते हैं, पावर के इश्यू को, एक्सेस टू द रिसोर्सेज, देयर सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस, हमेशा उन चीजों का जो इम्पैक्ट है वो लगातार उनका पड़ता रहता है, ठीक है, हमेशा उनके ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा। सो सेफगार्ड फॉर आर नीडेड टू प्रोटेक्ट दीज माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है, कि क्योंकि कल्चरली जो डोमिनेटेड पर्सन होते हैं, मींस जो ग्रुप मेजॉरिटी में आते हैं, वो हमेशा अपनी पावर का मिसयूज करके उनको डोमिनेट ना कर ले, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना कर ले, उनके कल्चर को खत्म ही ना कर दे, उन सब को बचाने के लिए वी नीड सम स्टेप्स टू सेफगार्ड दोज पर्संस। They also protect them against any discrimination and disadvantaged group that may face, वो इसके लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं नॉर्मली, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, ठीक है। इवन अगर मैं बात करता हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस वक्त हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ एंड 1950 की अगर मैं बात करता हूं, 26 जनवरी 1950 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो चुका था। उसके बाद उस दिन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे जो मेन स्टेप रखा गया है कि जो ये माइनॉरिटी ग्रुप है उनको सेफ गार्ड करने के लिए स्पेशल स्टेप उठाए गए हैं, उनके कल्चर को किसी प्रकार का हार्म ना हो, उनको स्पेशल प्रोवाइड किए गए हैं, राइट प्रोवाइड किए गए हैं। इवन अगर मैं बात करता हूं फंडामेंटल राइट के अंदर उस चीज को इंक्लूड किया गया है, ताकि इन व्यक्तियों के बेसिक राइट भी छीने ना जाए। ओके,
ऐसी एक माइनॉरिटी ग्रुप है हमारे यहाँ पर मुस्लिम, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 13.4% जो पॉपुलेशन है नियर अबाउट, ये डेटा आज का नहीं है, डेटा थोड़ा पुराना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 13.4% मुस्लिम कम्युनिटी की पॉपुलेशन मानी जाती है, तो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड द मार्जिनल पर्सन एंड यू कैन से मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप यू कैन से, ठीक है, इसलिए उनको माइनॉरिटी माना जाता है। दे हैव ओवर द ईयर्स been deprived of the benefit of the social and economical development, basic amenities, literacy level and public employment. ऐसे माना गया है, ऐसी चीजें देखी गई है। तो recognizing this thing, Muslim in India, they were lagging behind in terms of the different and you can say development in indicators. So government ने क्या किया, एक हाई लेवल कमेटी इन 2005 उसमें सेटअप की गई ताकि इन व्यक्तियों को डेवलप किया जा सके, ठीक है। और उस कम्युनिटी की बात करता हूं, सॉरी उस कमेटी की बात करता हूं, तो जो रिपोर्ट ऑफ द कम्युनिटी सजेस्ट दैट Muslim community is comparable to that of other marginalized communities like scheduled caste and the scheduled tribe. जो एक हाई लेवल की ये कमेटी 2005 में स्टैब्लिश की गई, जहां पर मुस्लिम पीपल के बारे में देखा गया कि व्हाई दे आर लैगिंग बिहाइंड, व्हाई दे आर लैग बिहाइंड मींस वो इतने पीछे क्यों है, पिछड़ापन क्यों है। तो उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट पेश करने पर बताया गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी उतनी ही बैकवर्ड है जितनी की सोसाइटी में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब है। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द एवरेज ईयर ऑफ द स्कूलिंग for Muslim children between the age group of 7 to 16, it is much lower than that of other social communities and other social and religious communities. तो इस प्रकार की बात करते हैं कि इनकी जो लिटरेसी लेवल है ये भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अगर मैं मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस की बात करता हूं, प्रैक्टिसेस में क्या आता है कि जो उनकी फीमेल्स है दे विल वियर बुरखा, ठीक है। इनकी वजह से भी दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ये भी चीज उनको डिफरेंट करती है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली, दूर से ही पहचाने जाते हैं। अगर 100 पीपल हैं तो 100 पीपल में अगर उनकी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला एक भी व्यक्ति है तो वो दूर से ही पहचान लिया जाएगा कि दैट पर्सन बिलोंग टू द मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। दिस ऑफन बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली, और कई बार तो ये इसी चीज को देते हैं कि उनको अनफेयर मैनर से ट्रीट किया गया है। The social marginalization of Muslim in you can say some instances it has led to their migration from place where they have lived, often leading to the you can say ghettoization and of the communities, mass killing you can say, ठीक है। झगड़े दंगे फसाद आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस झगड़े और दंगे फसाद की वजह से ऐसा माना गया है कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं दे हैव टू लीव दैट प्लेसेस, वो उनको उस एरिया को छोड़ के जाना पड़ता है एंड दे हैव टू मूव एंड यू कैन से शिफ्ट फ्रॉम अदर एरियाज में उनको शिफ्ट करना पड़ता है। अगर मैं इसकी गाइडोरिज्म की बात करता हूं, इट इज एन एरिया, ये एक एरिया है और यू कैन से लोकेलिटी दैट इज पॉपुलेटेड largely by the members of the particular communities. Therefore, a process that leads to such a situation, this may occur due to the social, cultural and economical reasons. ये नॉर्मली देखने को मिलता है। मीन्स गाइटोइजेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन कर दिया कि इस एरिया में ये व्यक्ति रहते हैं, वो एरिया पर्टिकुलर इनसे संबंधित है। Okay, this experience of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomena, require a variety of strategy, measures, and most important to safeguard to redress the situation. It is the most important thing. Every citizen has a stake in protecting the right to define in the constitution and the laws and the policies framed to realize these rights. इन व्यक्तियों के राइट्स को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो no one will ever be able to protect the diversity that makes our country unique. अगर इन ग्रुप को नहीं बचाया गया तो इसका मतलब जो हम कहते हैं ना कि यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, ये वर्ड हम बार बार बोलते हैं,
जो कि हमारी कंट्री को एक यूनिक फिनोमिना प्रोवाइड करता है, एक यूनिक फीचर है हमारी इंडिया की, वो खत्म हो जाएगी. So now we are going to conclude this chapter. So there are different reasons for each communities which are being marginalized. Each experience different, and you can say different experience. एक अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है. अगर मैं मार्जिनलाइज की बात करता हूं, इट इज ऑफन लिंक टू द एक्सपीरियंस ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप. दे आर कंसिडर्ड द पावर लेस पर्संस. ये नॉर्मली हम देखने को मिलते हैं. और इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट मार्जिनलाइज कम्युनिटी माना जाता है, दे आर एससी एंड एसटीज हु आर कंसिडर्ड द दलित पीपल इन इंडिया. ठीक है. और इस मार्जिनलाइजेशन की वजह से ही इन व्यक्तियों का सोशल लेवल कम होता है, लो सोशल लेवल होता है. They don't have equal opportunities and you can say access to education and other resources. So there is a huge gap between the upper caste and the lower caste. They are economical backward person, they are socially backward person, their literacy level is very low. Okay, so marginalized communities want to maintain their culture distinctiveness while having access to rights and development and other opportunities. जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, वो चाहती है कि उनका जो कल्चर है वो मेंटेन रहे, प्रोटेक्ट होना चाहिए. जो राइट उनके हैं दे मस्ट बी, उनके होने चाहिए. बट इसके अलावा उनको डेवलपमेंट का भी मौका मिलना चाहिए एज द अदर पर्सन गोट ये विल गेट. जैसे दूसरों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको भी मिलनी चाहिए. ठीक है. तो इन सब व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. So this is the chapter. Now the chapter is over. I think the concept is clear to all of you. If you have any doubt, you can ask me. Otherwise, I'm going to end the meeting. I think you don't have any doubt. So I'm going to end the meeting. Thank you. Have a nice day.